ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास तक अपन ने मैग्नेटिज्म और एमईसी चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। कुछ छोटी छोटी चीजें बची थी वो अपन आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट फर्स्ट विथ हॉल इफेक्ट। हम स्टार्ट करेंगे आज पहले हॉल इफेक्ट से। तो लिखिए आप हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट बहुत ही सिंपल सी चीज है। हॉल इफेक्ट किसी कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दो और मैग्नेटिक फील्ड करंट के अलोंग नहीं हो, परपेंडिकुलर मान लो चलो, तो उस कंडक्टर के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस जो करंट के लिए जरूरी था उसके अलावा एक पोटेंशियल डिफरेंस और जनरेट हो जाता है, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हॉल इफेक्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट है उसको उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में एक नया पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हॉल इफेक्ट। अब क्यों जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है, वो अपन समझते हैं अच्छे से। तो समझने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस पूछते जाऊंगा, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये मैं एक स्ट्रिप जैसा एक कंडक्टर आपको शो कर रहा हूँ। सपोज ये कंडक्टर है, सपोज दिस इज द कंडक्टर। एक हमारे पास एक स्लैब जैसा कंडक्टर दिखाया मैंने। इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, द करंट इज फ्लोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन। इस कंडक्टर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। मैंने कंडक्टर का शेप बस है ना एक स्ट्रिप जैसा दिखाया है, एक स्लैब जैसा दिखाया है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब नॉर्मली हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं, आयरन का कंडक्टर, कॉपर वगैरह, ये सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो करंट फ्लो करवाते हैं। तो मान लेते हैं इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है जिससे करंट फ्लो हो रहा है। जब किसी भी कंडक्टर में चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं तभी उसमें करंट फ्लो करता है। तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इससे अपोजिट होना चाहिए, और जिस एवरेज स्पीड से वो फ्लो करते हैं उसको अपन ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। जिस एवरेज स्पीड से वो फ्लो करते हैं उसको हम ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। तो देयर इज अ कंडक्टर जिसमें चार्ज कैरियर्स है जो फ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है। नाउ सपोज हमने एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दी यहाँ पर, इस कंडक्टर के रीजन में हमने एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो मैंने ऊपर की तरफ दिखाई है। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज स्विच्ड ऑन, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज स्विच्ड ऑन, है ना। मैंने ऊपर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिखा दी, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दी। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा क्या, बताइए। जैसे मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो मोशन में है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। यस, बिल्कुल सही बात है ना। किस डायरेक्शन में करेंगे, किस डायरेक्शन में करेंगे, इन पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सोचो। डायरेक्शन ऑफ फोर्स सोचो, इन पे क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन फोर्स किस डायरेक्शन में फील करेंगे, तो v क्रॉस b का लॉन्ग फील करेंगे। बच्चे कुछ बोल रहे हैं इनटू द बोर्ड, कुछ बोल रहे हैं आउट ऑफ द बोर्ड। देखो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर पीछे की तरफ थी, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर v, ऊपर b, v क्रॉस b, अंदर आ रहा है v क्रॉस b, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो इससे फोर्स बाहर आएगा। फिर से देखो वेलोसिटी उस डायरेक्शन में थी, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर रखी, फिंगर को ऊपर की तरफ रोल करा, घमाया अंदर की तरफ, v क्रॉस b इज इनटू द बोर्ड, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इससे बाहर फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पे ऐसा फोर्स लगने लगेगा, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऐसा फोर्स लगने लग रहा है, उसको बोल दिया मैंने एफ बी। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा फोर्स लगा। ये बात क्लियर सबको, हाँ। अब ये जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से अब आप सोचो कि मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव थे, तभी वो करंट फ्लो करा रहे थे, और उनपे फोर्स लग रहा है। जब उनपे फोर्स लगा था तभी तो वो करंट फ्लो करवा रहे थे। आपने कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करी थी जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फ्लो करने लगे थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगा था। अब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी तो फ्लो करेंगे वो, दे आर फ्री टू मूव, है ना, दे आर फ्री टू मूव। So due to force of magnetic field they will flow किस डायरेक्शन में, जिधर फोर्स है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करना चाहेंगे। ये हमारी स्लैब है, इस स्लैब में इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन में थे, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इधर फील हुआ, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करना चाहेंगे।
इधर की तरफ सब मूव कर रहे हैं, लेकिन क्या इधर आपको फ्री मूवमेंट दिख सकता है उनका? यहाँ तो स्लैब की बाउंड्री आ जाएगी ना, ये बाउंड्री तक ही तो आ सकते हैं वो। तो ये इलेक्ट्रॉन फोर्स जो फील कर रहे हैं उसकी वजह से बाउंड्री पर आके इकट्ठा हो जाते हैं, बाउंड्री पे आके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेट हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल में इधर फोर्स की वजह से यहाँ इकट्ठा हो गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव आया, मटेरियल के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो उधर की तरफ अपन को क्या दिखने लगेगा? पॉजिटिव। नंबर ऑफ चार्जेस पहले बैलेंस थे, अब वो अनबैलेंस हो गए, दैट्स व्हाई एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सही बात है क्या? इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ऐसा था और इलेक्ट्रॉन्स से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ लगा दी, उससे ऐसा फोर्स लगा, वो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाके इस बाउंड्री पे इस सरफेस पे इकट्ठा हुए, इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे इकट्ठा हो गए, तो नेट में जो पॉजिटिव चार्ज आया होगा वो इधर की सरफेस पे आ गया होगा। चलो, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी तो अपनी नई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, बताओ किस डायरेक्शन में बनाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, तो ये ऐसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, ये इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अब इन इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा है ना, किस डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। ऐसा फोर्स लग रहा है वो देखो, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रॉन्स पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है वो इधर मूव करते रहेंगे, इधर मूवमेंट से चार्जेस बढ़ते जाएंगे सरफेसेस पे, चार्जेस बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली दोनों बराबर हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम में आपको क्या दिखेगा? ये दोनों सरफेसेस पे कुछ चार्ज डेंसिटी आ गई। समझ में आ रही है बात? हाँ, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा था, एक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा था तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मोशन में थे, इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो के हमने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, जैसे V क्रॉस B फोर्स इधर की तरफ बाहर की तरफ आ गया, V क्रॉस B अंदर आ रहा है पर नेगेटिव चार्ज है तो बाहर फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन आके इस बाउंड्री पर एक्यूमुलेट हुए, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन वन सरफेस, अदर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हुई, वहां पॉजिटिव या नेगेटिव, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो उनका फोर्स बढ़ेगा एंड धीरे धीरे ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जब आप इक्विलिब्रियम में ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर इन इक्विलिब्रियम ये दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बराबर, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं अपन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो अपन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ड्रिफ्ट स्पीड इनटू बी मैग्नीट्यूड में। बस, तो यहाँ से देखो हमें ड्रिफ्ट स्पीड निकालने के लिए एक्सप्रेशन मिल गया, E by V, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड ढूंढ सकते हैं। ये वैसे ही हो गया जैसा हमने म्यूचुअल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को सीधे सीधे मोशन के लिए देखा था अपन ने, स्पीड आती है ना। चलो, करंट तो कांस्टेंट है, करंट का रिस्पॉन्सिबल चीज जो थी वो यहाँ शो नहीं करी मैंने, तो बैटरी से करंट आ रहा होगा, तो बैटरी से करंट तो यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। यस, अब ये जो एक्सपेरिमेंट अपन देख रहे हैं, जो पूरी चीज देख रहे हैं, इसकी वजह से ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करी जाती है, ऐसे ही ड्रिफ्ट स्पीड मेजर करी जाती है। हमें किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड पता करना है तो ऐसे ही पता करते हैं, यही एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब ये ड्रिफ्ट स्पीड पता करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड तो आपने अप्लाई करी है, किसी सोलोनॉइड से लगा दी होगी या किसी दूसरे तरीके से हेमोल्ड्स कॉइल लगा दी, उससे आपने फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला है? तो ये जो दो सरफेस है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा ना, अगर इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ होगा। चलो वेदांत, अपन फाइनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं कि सब हो चुका है, मतलब कि इधर नेगेटिव आ गया इधर पॉजिटिव आ गया, उसके बाद फाइनल इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है, तब की बात कर रहे हैं। जब इक्विलिब्रियम देखेंगे कि अब इलेक्ट्रॉन का स्टेडी फ्लो दिख रहा है, तब क्या होना चाहिए? तब फोर्सेस बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो
ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अपन पता कर सकते हैं, कोई वोल्टमीटर वगैरह लगा दो और हमें यहाँ से यहाँ तक की अगर विड्थ पता हो, ये विड्थ पता हो, मान लो ये विड्थ W है, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आया है उसको W से डिवाइड कर दो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस जो आया है इनको सरफेस के बीच में उसको W से डिवाइड कर दो, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। बस वो यहाँ रख दो, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन B इंटू W, तो ये आपको ड्रिफ्ट स्पीड दे देगा। ठीक है, और यही जो फिनोमेना हुआ है ना यहाँ पर कि हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे उसकी दो सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया ड्यू टू द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हॉल इफेक्ट। यही चीज हॉल इफेक्ट है। व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, a potential difference arises between the surface of conductor which is perpendicular to both current and magnetic field। अब देखो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस पे आया है पोटेंशियल डिफरेंस, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट की डायरेक्शन इधर, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है। ये जो फिनोमेना है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने का, दैट इज कॉल्ड हॉल इफेक्ट। और इसके एप्लीकेशन पार्ट ये हो गया कि हम ड्रिफ्ट स्पीड निकाल सकते हैं। चलो, तो हॉल इफेक्ट सबको क्लियर? बच्चे बोलो रिपीट कर दो स्टेटमेंट, तो लिख लो फिर से, द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस ऑफ कंडक्टर व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ कंडक्टर which is perpendicular to both current and magnetic field, this is called Hall effect। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हॉल इफेक्ट। चलो, क्या ये आप अच्छे से क्लियर? यस, बहुत बढ़िया। तो एक छोटी सी चीज हॉल इफेक्ट बची थी अपनी, वो अपन ने कवर कर लिए। अच्छा, ये आईआईटी को बहुत पसंद है यार हॉल इफेक्ट, तो वो बहुत बार इसको क्वेश्चन पूछती है, तो आप लोगों को अच्छे से पूरा चीज याद होना चाहिए, यहाँ पे सारी चीज अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है सर। पूछती क्यों ज्यादा? क्योंकि यार ये ना इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हॉल इफेक्ट का। हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसका, क्योंकि हॉल इफेक्ट से अपन ड्रिफ्ट स्पीड निकाल सकते हैं। और एक और चीज पता कर सकते हैं, कंडक्टर में कौन से चार्जेस मोशन में है ये पता कर सकते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन मोशन में था, तो हमने देखा, देखो कि करंट के मैग्नेटिक फील्ड के जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है ना, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अंदर मान लो पॉजिटिव टाइप का चार्ज कैरियर फ्लो होता, मान लो जस्ट एन एग्जांपल, ये इमेजिन करो कि कंडक्टर्स में ना पॉजिटिव टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं जो फ्लो करते हैं। ऐसा मान लो कि कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं, तो अगर पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता तो करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता वो। सही बात है क्या? मान लो कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज कैरियर है जिसकी वजह से करंट आता है, तो वो करंट की डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड सेम तरीके से लगा दिया अपन ने, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में लगा दिया, इनपुट फोर्स किधर आता? V क्रॉस V बाहर आता, V क्रॉस V मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जैसा बाहर की तरफ आता, वहां भी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बाहर, यहाँ भी बाहर। लेकिन अभी ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, ठीक है, और पीछे वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब की बार पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है देखो चेंज हो गई। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है, समझ पा रहे हो? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ चेंज्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ चेंज्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई, देखो वो करंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड से उल्टा है, ये दिख रहा है आपको? हाँ, तो आप ये पता कर सकते हो कि अंदर किस तरह के चार्ज कैरियर का मोशन चल रहा है। आपको पता चल जाएगा कि अंदर किस तरह के चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है करंट क्रॉस फील्ड के अलोंग, और अगर अंदर कोई ऐसा चार्ज फ्लो कर रहा है जो पॉजिटिव चार्ज वाला था, तो उसकी वजह से उल्टा होता है। बोलो क्लियर हो रहा है ये?
हाँ मतलब करंट वेक्टर तो है नहीं, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो नहीं बोलना चाहिए वैसे, पर आप ये समझ लो कि करंट एलिमेंट बोल सकते हैं अपन, ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट होगा करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन था, उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अंदर पॉजिटिव चार्ज का मोशन था। क्लियर? या पोटेंशियल डिफरेंस से भी सोच सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन भी सोच सकते हो। यहाँ पर देखो करंट एलिमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में हायर पोटेंशियल है, करंट एलिमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में हायर पोटेंशियल है, यहाँ हायर पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो करंट एलिमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में हायर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन उसी की डायरेक्शन में, करंट एलिमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हायर पोटेंशियल, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, ऐसा भी याद रख सकते हो। अब निकुंज बोल रहा है सर बट हॉल इफेक्ट से फाइनली प्रूव करा था कि ओनली नेगेटिव चार्जेस एक्ट एज अ चार्ज कैरियर, तो एक्सपेरिमेंटली तो पॉजिटिव कांट मूव। क्या कहना चाह रहे हो निकुंज आप ये? आप बोलना क्या चाह रहे हो? अच्छे से सब बच्चे नोट कर लीजिए सारी चीजें जो हॉल इफेक्ट के बारे में अपन ने पढ़ी है। हॉल इफेक्ट का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है कि हम ड्रिफ्ट स्पीड पता कर सकते हैं, अंदर जो चार्ज कैरियर है उनकी ड्रिफ्ट स्पीड पता कर सकते हैं। निकुंज आप थोड़ा समझाएंगे क्या क्या कहा है आपने? सर हॉल इफेक्ट से यही प्रूव करा था कि एक्सपेरिमेंटली जो चार्ज कैरियर था वो नेगेटिव था। नहीं ऐसा प्रूव करने की हमें जरूरत नहीं थी, हमें तो पहले से पता था कि फ्री चार्जेस अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, तो वो हॉल इफेक्ट से कंफर्म हो गया, ये प्रूव नहीं करा गया, हॉल इफेक्ट से कंफर्म बोल सकते हैं अपन, हॉल इफेक्ट के पहले से भी पता था। ठीक है, या आप लोगों के लिए एक अच्छा तरीका प्रूव करने का हॉल इफेक्ट है कि नेगेटिव चार्जेस ही फ्लो कर सकते हैं, तो आप ये दिमाग में मत बिठाओ कि यही तरीका है जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, पता चला, ये ऐसा नहीं है, दिस इज वन ऑफ द वे। ठीक है, चलो अब क्लियर। हाँ सर ये केवीवाई इंटरव्यू में काम आ सकता है, यस। चलो बहुत बढ़िया। तो अब अपनी ऐसी बात हुई है कि कैसे पता करेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो आप एक तरीका तो ये हो गया हॉल इफेक्ट, और सर्च करना, ढूंढना और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे प्रूव कर सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है ना, जब अपनी ऐसी बात चली तो एक बार इसको सर्च करके देखना। ठीक है, चलो तो हॉल इफेक्ट अपना कंप्लीट हो गया है, और हाँ सर ये भी सही बात है, हॉल इफेक्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन अगली चीज स्टार्ट करते हैं, तो इसमें अगर कुछ भी आपको पूछना है तो पूछ सकते हो, अभी बोर्ड पे सारी चीजें है, और अगर ये कंप्लीट है तो फिर अपन नई चीज स्टार्ट करते हैं, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन भी एक छोटी सी चीज बची थी, वो कंप्लीट करते हैं। हो गया पूरा, हटा दो? चलो ठीक है, नेक्स्ट चीज लिखिए आप, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन बहुत सिंपल सा डिवाइस है एक तरह से साइक्लोट्रॉन हमारे पास। क्या काम आता है? हमें जब न्यूक्लियर रिएक्शंस करानी होती है, हमें मान लीजिए एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन से कोलाइड कराना है, फॉर एन एग्जांपल प्रोटॉन प्रोटॉन को कोलाइड कराना है, तो दोनों प्रोटॉन्स के बाद बहुत ज्यादा स्पीड होनी चाहिए, इतनी ज्यादा स्पीड होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो रिपल्शन का फोर्स है उसको भी ओवरकम करके एक दूसरे के पास में आ जाए। जब तुम्हें प्रोटॉन प्रोटॉन को कोलाइड कराना है तो वो एक दूसरे की सरफेस जो मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है उनके सेंटर की, मतलब 2r, उससे भी कम डिस्टेंस पे आ सके, ऐसा होना चाहिए। अगर इन दोनों को बिल्कुल टच करना है तो आपको इन दोनों की जो रेडियस होगी उनके सम के बराबर इनके सेंटर की डिस्टेंस करना पड़ेगी, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन, इससे भी कम करना पड़ेगी आपको, तब वो असली में फिजिकली कोलाइड कर पाएंगे, टच करके एक दूसरे में फ्यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन होता है, तो अगर इनिशियली मान लीजिए बहुत दूर थे, ये बहुत ही ज्यादा दूर थे,
तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी जो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली है वो जीरो, वो अपन मान सकते हैं जीरो। पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे आप के दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस, याद करो। तो डिस्टेंस इनफाइनाइट होने से इसको अपन जीरो बोल देंगे, मान लो प्रोटॉन बहुत दूर थे और वहां पर मान लीजिए दोनों की स्पीड भी थी, ठीक है। जब पास में आएंगे तो सारी एनर्जी फिर काइनेटिक, सारी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी में। तो 2 टाइम्स हाफ mv स्क्वायर, यही आपको पोटेंशियल एनर्जी देना चाहिए, के स्क्वायर बाय 2r। ये समझ में आ रहा है क्या, है ना। अगर वो एक दूसरे को जस्ट टच भी करवाना चाहते हो आप तो ये सिचुएशन होना चाहिए। अब ये जो r है वो किस ऑर्डर का होता है, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है, आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा है, वो किस ऑर्डर की होती है, 10⁻15 मीटर के ऑर्डर में होती है, पता है आपको। दिस इज इन ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर, फेम्टोमीटर, ठीक है। तो वो रखकर आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर क्या होना चाहिए। आप यहाँ ढूंढ सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी किस ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसको फेम्टोमीटर रख दो, के की वैल्यू रख दो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दो, तो आप इसको निकालोगे, चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी चाहिए, है ना। मैं अगर लिखूं यहाँ पे 2 टाइम्स के इज इक्वल टू, के की वैल्यू 9 × 10⁻9, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर देता हूँ 1.6 10⁻19 डिवाइड बाय 2 इंटू रेडियस को मैं लगभग 10⁻15 ही डाल देता हूँ, और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैं अलग रखता हूँ ई। तो ये जूल्स में एनर्जी आने वाली थी ना, तो ई इंटू जूल उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दिया, याद करो। 1.6 × 10⁻19 जूल, मतलब कि ई जूल वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ठीक है। तो उसको मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दिया। तो अब अप्रोक्सीमेट चेक करो कितनी आ रही है, 10⁻15 ऊपर गया, 10⁻+15 -19, 10⁻4 बचा, 10⁻+9 -4, 10⁻5 बचा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके 10⁻5 और बड़ा नंबर है ऊपर, तो 10 किस ऑर्डर में आ रहा है, 6 ऑर्डर में आ रहा है ना। तो इसका ऑर्डर जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, समझे क्या। चलो, तो सोहम बोल रहा है 10⁻15 तो न्यूक्लियस की होती है और ये तो प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस प्रोटॉन ही तो होता है, क्यों। सोहम, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोटॉन, तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस की रेडियस का जो ऑर्डर है वो प्रोटॉन की रेडियस का ऑर्डर होना चाहिए, है ना। तो उसका जो ऑर्डर आया वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब आपको बहुत हाई एनर्जी देना है तब जाके वो प्रोटॉन फ्यूज कर पाएंगे। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बहुत हाई ऑर्डर की मानी जाए, हाई ऑर्डर की है, ठीक है। हाँ, और मास भी वेरी करेगा, बिल्कुल सही। अब हमें मेरे से बोल रहा है ई स्क्वायर है, बेटा ध्यान से देखो मैंने एक ई रखा है यहाँ पे अलग, देखो मैंने ई स्क्वायर में एक ई और एक ई अलग अलग कर दिया था, है ना। और एक ई जूल, ये जूल में आने वाली थी ना, तो ई जूल को अपन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं ना, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया मैंने, ठीक है। यस, तो बहुत हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उनको फ्यूज कराने के लिए। अब ये कैसे प्रोवाइड करे, इतनी हाई स्पीड से कैसे मूव करवाए, तो वो कराने का तरीका होता है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन गिव्स यू हाई एनर्जी पार्टिकल्स और हाई स्पीड से ट्रेवल करने वाले पार्टिकल। साइक्लोट्रॉन से वी कैन प्रोड्यूस हाई एनर्जी पार्टिकल्स। चलो, तो ये हमारे अभी कुछ काम का नहीं था, बस ये समझना था आपको कि आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह करानी है तो बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल रिक्वायर्ड होते हैं। और भी जगह रिक्वायर्ड हो सकते, तो जहां हाई एनर्जी पार्टिकल की रिक्वायरमेंट है वहां पर यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन। अब कैसे काम करता है, तो इसमें साइक्लोट्रॉन के आपको कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन, देखो कुछ इस तरह का हमारे पास कंस्ट्रक्शन होता है साइक्लोट्रॉन का। हमने एक मेटल की डिस्क जैसी ली, ठीक है, अच्छी थिक मेटल की डिस्क ली, और उस मेटल की डिस्क को हाफ कट कर दिया तो दो आधी डिस्क बन गई ऐसी, और इन दोनों डिस्क के बीच में अंदर अपन ने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, उनको अंदर से हॉलो कर दिया तो वैक्यूम बन गई। मतलब आप ये इमेजिन कर सकते हो कि हमारे पास हॉलो सिलेंडर जैसी दिखने वाली शेल थी, लेकिन चपटी थी, थोड़ी सी, थोड़ी सी फ्लैट थी, ठीक है। तो एक सिलिंड्रिकल पाइप इमेजिन करो, वो सिलिंड्रिकल पाइप का ऊपर से और नीचे से पूरा अपन ने क्लोज कर रखा है,
तो क्या दिखेगा समझ में आ रहा है आपको, और उसको मैंने हाफ कर दिया है ना। हाँ, मेडिसिनल कैप्सूल मान लो, बिल्कुल सही, कैप्सूल जैसा कुछ है हमारे पास, ठीक है, सिलेंड्रिकल दिखने वाला कैप्सूल जैसा है। हाँ ठीक है, अंदर से ये एम्प्टी है, अंदर खोखला है, इसके अंदर स्पेस है, मूव कर सकता है वहां पर पार्टिकल, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट है, इसको अगर तुम टॉप से देखो तो ये ऐसा कुछ दिख सकता है। ये हमारे पास दो मेटल के आपको डिस्क जैसे दिख रही है, जो अंदर से खोखली है, अंदर से एम्प्टी, तो अंदर इनके चार्ज पार्टिकल मोशन कर सकता है। अच्छा, ये एक जो मेटल की अपन को प्लेट दिख रही है जो अंदर से होलो है, इसका शेप देखो डी जैसा है, दिस इज डी, है ना। तो इसको इसलिए कहा जाता है डी, डी डबल ई। इन साइक्लोट्रॉन दो मेटल के हमारे पास डीज है, इनको कहा जाएगा डीज। ये बात समझ में आई। हाँ, नाम थोड़ा सा गजब कर रहा है इनमें, ठीक है। चलो, तो साइक्लोट्रॉन में हमारे पास दो मेटल की डी होती है। अब इन डीज को हमें ना बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख देते हैं अपन ऊपर और नीचे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से हमारे पास, तो मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्रिएट हो गई है। हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरी तो दिखा नहीं रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये एक ही लाइन दिखा दी मैंने बी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है पूरा अरेंजमेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ भी शो कर देता हूँ, ऐसा क्रॉस करके दिखा दे, सब तरफ क्रॉस नहीं बना रहे तो समझ ही नहीं आता है फिर डायग्राम। तो आप सब याद रखना कि अंदर प्लेन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर। प्लेन के इनटू एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करा जाता है, इन दोनों डीज के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स, एक पोटेंशियल का सोर्स वो लगा देते हैं, जो वेरिएबल पोटेंशियल का सोर्स होता है। वो जो पोटेंशियल का हमने सोर्स लगाया, इट इज वेरिंग विद टाइम। जो हमने पोटेंशियल का सोर्स लगाया वो टाइम के साथ बदल रहा है, तो पहले वो पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव, ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल चेंज होते जा रहा है। जो भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया बिटवीन द डीज, वो पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो रहा है। उसका जो टाइम पीरियड है, जितने टाइम में वो चेंज होता है, वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो टाइम पीरियड वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो टाइम पीरियड रखा जाता है वो एग्जैक्टली रखा जाता है जिस पार्टिकल को आपको हाई एनर्जी में कन्वर्ट करना है, उस पार्टिकल के मैग्नेटिक फील्ड में टाइम पीरियड के बराबर। जिस पार्टिकल को आपको हाई एनर्जी का क्रिएट करना है, जैसे मान लो आपको प्रोटॉन को हाई एनर्जी देना है, तो प्रोटॉन को अगर मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी इसी में आप रोटेट कराते घुमाते, तो उसको क्या टाइम पीरियड लगता है, 2πm/qv। इसमें m को मास ऑफ प्रोटॉन डाल दो, q को चार्ज ऑन प्रोटॉन डाल दो, तो जो टाइम आता एग्जैक्टली वही टाइम पीरियड इस पोटेंशियल डिफरेंस का रखा जाता है। ये बात समझ में आई। चलो, वेरी गुड। अब अब क्या करा जाएगा, ये जो दो मेटल की डीज है हमारे पास, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इनके बीच के जो स्मॉल गैप है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, सही बात है क्या। ये दोनों मेटल की डीज है, मेटल की डीज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लो पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब होता है ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है, ये हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल, तो हायर से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, है ना। अब मान लो कि जब आपने स्टार्ट करा तब पॉजिटिव पोटेंशियल था, और एकदम बीच में आपने प्रोटॉन छोड़ दिया, एकदम सेंटर से आपने प्रोटॉन को रिलीज कर दिया। यहाँ पे सेंटर में मैंने प्रोटॉन दिखाया, थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैं गैप अभी बड़ी कर देता हूँ, ताकि आपको डायग्राम थोड़ा सा समझ में आ पाए, इसलिए थोड़ी सी गैप में बड़ी कर देता हूँ, ठीक है। चलो, आप समझ रहे हो कि वो गैप बहुत कम थी, मैंने बस आपको दिखे इसके लिए बड़ा कर दिया। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन अपन ने रिलीज कर दिया बीच में से। अब जैसे प्रोटॉन रिलीज करा, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो इसको एक्सलेट करेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसे एक्सलेट करेगी। बताइए समझ में आ रही है बात। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्सेलरेट करा,
तो प्रोटॉन जब एक्सीलरेट हुआ उसने थोड़ी सी स्पीड एक्वायर कर ली होगी। जैसे प्रोटॉन यहाँ पहुंचेगा बिटवीन द डी के अंदर जब पहुंचेगा, इनसाइड डी जब पहुंचेगा प्रोटॉन, तो थोड़ी सी स्पीड एक्वायर कर लेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, है ना। इस डी के अंदर जब पहुंचा, ये मैंने बताया था ना डी अंदर से हॉलो है, अंदर इसमें स्पेस है, तो प्रोटॉन डी के अंदर पहुंचा। अब डी के अंदर ये दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस था, डी के अंदर थोड़ी कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तो पूरी एक ही पोटेंशियल पर है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है अपन को, प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। ये बात समझ में आई, है ना। देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डी, तो डी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन डी के अंदर वो तो पूरी एक ही पोटेंशियल पर है, वहां आपको सिर्फ एक क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड, इनटू द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, वी क्रॉस भी ऐसा फोर्स लगा तो घूमेगा, ये प्रोटॉन घूमेगा, थोड़ी सी स्पीड है तो थोड़ी सी रेडियस, छोटी सी रेडियस में घुमा, सही बात है। ऐसा सर्कुलर मोशन जैसा करा, बोलो फिर से समझ लो क्या हुआ है। When a proton is released between the D's there is a potential difference. Due to potential difference, there is some electric field. That electric field will accelerate the proton. वो प्रोटॉन एक्सीलरेट हुआ, प्रोटॉन एक्सीलरेट होकर इस डी के अंदर आ गया, वो जैसे डी के अंदर आया, है ना, डी के बीच में स्पेस था, मैंने बताया था, एक खोखली है, हॉलो है अंदर से, दीज आर जस्ट लाइक कैप्सूल, तो कैप्सूल अंदर से खाली है वो, ठीक है। तो प्रोटॉन जैसे डी के अंदर पहुंचा, अब डी पूरी तो एक ही पोटेंशियल पे, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, ओनली मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स फील हो रहा है, तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो घुमा, तो ऐसे सर्कुलर पाथ पे घुमा, है ना। यहां तक की चीज समझ में आई, वैभव शांति, यहां तक की चीज समझ में आई। चलो बच्चे बोल रहे यस सर, डी इज क्लोज फ्रॉम ऑल एंड्स, नो, डी को अपन ने क्लोज नहीं करा है, यहाँ से अंदर से ओपन है। आप ऐसा समझो कि हमने मेटल की प्लेट ली दो, ये डी कैसे बनाई जाती है, मेटल की सेमी सर्कुलर शेप की दो प्लेट ली ऐसा, और फिर एक मेटल की प्लेट ले ली जिसको इनके कॉर्नर्स पे ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, एक मेटल की स्ट्रिप जैसे ले ली, इससे इसको ऐसा ढक्कन जैसा लगा दिया, एक कर्व सरफेस बना दी, तो यहाँ से ओपन है, वो यहाँ से ओपन है, इधर कवरिंग है लेकिन यहाँ से ओपन, क्लियर। चलो हाँ, टिफिन बॉक्स आधा काट दिया, बिल्कुल सही, ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। हाँ अब वैभव बोल रहा है वर्षवर्धन सर, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ना, क्यों होगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों होगी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पूरी डी है ये तो पूरा एक ही पोटेंशियल पर है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होगा इसके अंदर, है ना, ये पूरी एक ही मेटल है जो एक ही पोटेंशियल पर है, तो पूरा एक ही पोटेंशियल पर है, तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो जैसे ही वो प्रोटॉन में अंदर आया, ओनली मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड वो सर्कुलर मोशन करता है। अब ये सर्कुलर मोशन पूरा नहीं हुआ है, देखो सेमी सर्कल कवर कर रहा है, सेमी सर्कल का टाइम इसका आधा होता है ना, और एग्जैक्टली इसके आधे टाइम पर हम तो पोटेंशियल को चेंज करने वाले, देखो ध्यान से यहाँ पे पोटेंशियल की डायरेक्शन रिवर्स करने वाले, तो जैसे ही प्रोटॉन घूम के यहाँ पहुंचता है, अब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर की तरफ फील होगी, सही बात है क्या, पहले प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फील हुई थी, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में फील होगी, अब रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगी तो वो थोड़ा इधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ एक्सेलरेट करेगा, ये गैप बहुत छोटी सी थी, तो वो छोटे से टाइम में वो एक्सेलरेट करा यहाँ पर, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, सही है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही। तो जैसे ही प्रोटॉन की थोड़ी सी स्पीड बढ़ी, अब वो यहाँ पहुंचा थोड़ी सी बड़ी स्पीड के साथ में, यहाँ पर उसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, तब थोड़ी ज्यादा स्पीड है तो थोड़ी बड़ी रेडियस में घूमेगा, सर्कल की रेडियस बढ़ जाएगी, याद करो, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ अपन ने पढ़ा है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होती है mv अपॉन qb, तो स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी। अब रेडियस थोड़ी सी बढ़ गई, फिर से सेमी सर्कल कवर हुआ, अच्छा सेमी सर्कल में फिर से पोटेंशियल चेंज कर दिया अपन ने, पोटेंशियल चेंज होगा
तो फिर से प्रोटॉन एक्सेलरेट होगा इस डायरेक्शन में, राइट। तो जो पोटेंशियल की डायरेक्शन फिर से पॉजिटिव कर दी, तो प्रोटॉन घूम के यहाँ आया, इतनी देर में पोटेंशियल की डायरेक्शन फिर इधर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो प्रोटॉन फिर से एक्सेलरेट करा, तो प्रोटॉन फिर से एक्सेलरेट करा, जब प्रोटॉन इस डी के अंदर वापस आया स्पीड थोड़ी और बढ़ गई, राइट, स्पीड यहाँ पे थोड़ी सी और बढ़ गई, तो स्पीड और बढ़ेगी तो फिर वो और बड़ी रेडियस में घूमेगा। अब यही चीज चलते जा रही है, देखो ये प्रोटॉन का ऐसा मोशन चलते जा रहा है, रेडियस धीरे 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 बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, ऐसे पूरी प्रोसेस चलती जा रही है। बार बार जब वो डी के बीच में पहुंच रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के दे रही है, जब जब प्रोटॉन डी के बीच में पहुंच रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दे रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन वो जो प्रोटॉन है घूमते 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 स्पीड बढ़ते जा रही है उसकी, बढ़ते 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 यहाँ पहुंच गया। उसके बाद हमने क्या करा, हमने ऐसा मटेरियल यहाँ पे लगा दिया जिससे मैग्नेटिक फील्ड नहीं फील हो रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से शील्ड कर दिया उसको, मैग्नेटिक फील्ड से शील्ड कर लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे गायब कर दी, यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दी, ठीक है, क्यों जीरो कर दी, मुझे वापस बाहर चाहिए वो प्रोटॉन, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो करने से अब जो भी स्पीड की डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड शील्ड करने वाला अपन ने एक मटेरियल लगा दिया जिससे अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं जा पा रही, तो वो प्रोटॉन यहाँ से सीधे सीधे निकल जाएगा। तो धीरे 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 घूमते 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 इसकी स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और फाइनली हाई स्पीड से प्रोटॉन मिल जाएगा। अब सबसे बड़े रेडियस में जो वो घूम रहा है, यहाँ जो भी उसकी रेडियस थी सबसे बड़ी, वो रेडियस रखकर तुम स्पीड निकाल सकते हो कि स्पीड से बाहर निकले। यस, व्हाट इफ इट कोलाइड विद डी, हम नहीं होने देंगे ना कोलाइड डी से, हम डी से कोलाइड होने के पहले उसको निकाल लेंगे ना बाहर, कोलाइड होने नहीं देंगे, है ना। हाँ, और सबसे बड़ी रेडियस क्या हो सकती है जिसमें वो घूम सकता था, तो आपने कंस्ट्रक्शन में जो डी की रेडियस रखी है उतनी बड़ी रेडियस हो सकती है, तो डी की रेडियस के हिसाब से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिसाइड हो जाएगी, जो भी मैक्सिमम रेडियस हो सकती है डी की उसको लिख देंगे हाफ वी एम वी मैक्स बाई क्यू वी, या इसको अपन √2m के मैक्स अपॉन क्यू वी लिख सकते हैं। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, व्हाट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल कैन पोजेस, तो स्क्वायर करा r मैक्स का स्क्वायर क्यू बी अपॉन 2m। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या चार्ज पार्टिकल पोजेस कर सकता है बिटवीन दिस साइक्लोट्रॉन, वो ये आ सकती है, रेडियस रख के तुम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ढूंढ सकते हो। हाँ चलो निकुंज एक मिनट वेट करो, यहाँ चीजें समझ में आई, बहुत सारे डाउट आ रहे, पहले तो यहाँ चीजें क्लियर हो गई क्या ये बताओ सबसे पहले, तो बच्चे बोल रहे क्लियर है, ओके ठीक है। अब मेरे पास डाउट क्या क्या है, एक मिनट पढ़ लेता हूँ। सर आर मैक्स विल बी आर ऑफ डी, यस बिल्कुल सही सर, इतनी हाई वेलोसिटी पर मास को कांस्टेंट लेना गलत नहीं होगा। हाँ निकुंज, बहुत हाई वेलोसिटी पर मास वेरी करेगा, तो साइक्लोट्रॉन की एक लिमिट है, साइक्लोट्रॉन कभी भी बहुत ज्यादा लाइट की स्पीड के क्लोज स्पीड तक नहीं ले जा सकते, साइक्लोट्रॉन में जो भी अपन स्पीड प्रोवाइड कर सकते हैं वो लाइट के क्लोज नहीं होना चाहिए, लाइट की स्पीड के काफी कम स्पीड तक ही अपन एक्सेलरेट करा सकते हैं, ये बिल्कुल सही कहा आपने, बिकॉज जब बहुत ज्यादा स्पीड होती है तो मास चेंज होने लगता है, याद करो मास रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर वेरी करता है विद स्पीड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का एक्चुअल मास या जो उसका रिलेटिविस्टिक मास है वो होता है इसका रेस्ट मास से ये रिलेशन, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है मास चेंज होगा, तो ये बिल्कुल सही कहा आपने, देयर इज अ लिमिटेशन ऑन स्पीड व्हिच वी कैन प्रोवाइड, बट स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी एक जैसी चीज नहीं है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो अगर हेवी मास का पार्टिकल होगा ना तो भले उसकी स्पीड कम है लेकिन हाई काइनेटिक एनर्जी आ सकती है, तो हेवी मास के पार्टिकल्स के लिए अच्छा काम कर सकती है, बहुत हल्के मास जो होते हैं ना उनके लिए अच्छा काम नहीं करेगी, समझे। चलो इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन की जैसे स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है उसके लिए हम फिर क्या करते हैं टाइम को एडजस्ट नहीं कर पाते, जैसे जैसे मास बदलेगा वैसे वैसे टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है, वो कर नहीं पाते, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं करा पाते साइक्लोट्रॉन में, या दूसरे वर्ड में बोलूं तो बहुत हल्के जो मास होते हैं वो जो लाइट मासेस है उनके लिए साइक्लोट्रॉन काम का नहीं है,
ठीक है। और तुम्हारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, 2 मिनट अब मैसेज मत करो, रुको। चलो अब मैं एक एक करके पढ़ लूं क्या क्या लिखा है। सर उसके लिए एकदम, एक सेकेंड, पहले तो मैंने इतने हाई वेलोसिटी मास चेंज होगा वो बताया आपको। सर ये वैसा हो गया जो सैटेलाइट मोशन में भी पढ़ते हैं। नहीं वैसा तो कुछ नहीं दिख रहा मुझको। रचित बोल रहा है सर अगर आर उसकी बड़ी रखते हैं सी के कंपेरेबल या उससे ज्यादा आ सकता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता रचित। रेडियस जो बहुत ज्यादा बड़ी रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बड़ी, काइनेटिक एनर्जी कभी भी इतनी बड़ी नहीं हो जाएगी कि लाइट की स्पीड के कंपेरेबल स्पीड आ जाए, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। साइक्लोट्रॉन उसके बाद वर्क ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। चलो अब क्यूबी का भी स्क्वायर होगा बच्चे बोल रहे हैं। यहाँ पर मैंने स्क्वायर करा था तो क्यूबी का भी स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही बात है यार आपकी। क्यूबी का भी तो स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही बात है, ये मैंने करेक्शन कर दिया। ठीक। इसके बाद क्या बोल रहे हो, यशवर्धन ने कहा है सर उसके लिए एकदम सेंटर में लीव करना पड़ेगा तो वीमैक्स को प्रैक्टिकली नॉट अचीवेबल होगी। ठीक है, मतलब ठीक है, वो एकदम सेंटर के आसपास छोड़ दो तो चल जाएगा, करीब करीब यही रेडियस होगी तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है। लिक्विड कट आउट आया लेकिन सर, लेकिन सन में जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है वहां तो लाइट की स्पीड के वेरी क्लोज जाते हैं। हाँ निकुंज, तो मैंने ये थोड़ी बताया कि अपन सन में क्या हो रहा है वो थोड़ी पढ़ रहे थे अपन, हम तो साइक्लोट्रॉन पढ़ रहे हैं, साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट पढ़ा अपन ने। अब सन में क्या कर रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो थोड़ी पढ़ा हमने। हार्दिक बोल रहा है सर तो अपन बहुत बड़ा साइक्लोट्रॉन बनाए तो अपन मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं ऐसा कैसे कुछ भी, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं वो, साइक्लोट्रॉन बड़ा बनाएंगे तो फिर वही प्रॉब्लम, स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल स्पीड जब हो जाएगी तो हम ये टाइम पीरियड एडजस्ट नहीं कर पाते। ठीक है। और रचित बोल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की बी सी से ज्यादा होती है। पता नहीं ये कहाँ से बोल रहे हो रचित, मुझे नहीं पता। काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में क्यूबी भी स्क्वायर है वो कर दिया अपन ने। मास क्यों चेंज होता है, मतलब रिलेटिविस्टिक मास इज नॉट साइक्लोट्रॉन इट्स एलएचसी। हाँ वो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर वो अलग चीज है। मासेस वाला पॉइंट फिर से बता दो, एक मिनट बताता हूँ सर। अगर किसी हाइपोथेटिकल केस में वी सी से ज्यादा हो जाए तो मास का एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। अच्छा देखो, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये एक्सप्रेशन आता है, तो इसका डेरिवेशन में तो हम जाएंगे नहीं बिकॉज आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे कोर्स में नहीं है। आप अगर इंटरेस्ट रखते हो तो आईआईटी के बाद, जब आईआईटी में सिलेक्ट हो जाओगे उसके बाद पढ़ना, अभी मत टाइम खराब करना। ठीक है। हमारा एम है कि हम एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाए, उसके बाद फिर वहां फ्री हो पढ़ने के लिए, तो जो भी आपकी डिजायर है एक्स्ट्रा पढ़ने की वो वहां फुलफिल करना। अभी करने जाओगे ना तो क्या होगा कि जो अपने काम की चीजें है उसमें एनर्जी नहीं लगा पाओगे, तो सारी एनर्जी अपनी सिर्फ एग्जाम क्रैक करने पे लगानी है उनको अभी। तो कोई भी रिलेटिविटी या ऐसी किसी चीज को पढ़ने की अभी चेष्टा ना करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या पहले पढ़ लेना था। अब ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया इसके जाने की डिटेल में आपको जरूरत नहीं है, आप बस याद रखो इस एक्सप्रेशन को। m इज द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल जब किसी स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसका मास जो होगा वो क्या होगा, इससे दिया जाएगा, ये इसका बदला हुआ मास है। एम नॉट को बोलते हैं रेस्ट मास, रेस्ट मास मतलब पार्टिकल जब रुका हुआ है, और v पार्टिकल की स्पीड है, c स्पीड ऑफ लाइट। तो इस एक्सप्रेशन से हमें पार्टिकल का रिलेटिविस्टिक मास मिलता है। अब ये एक्सप्रेशन में v आपको ऐसा लग रहा है कि c से बड़ा कर दो तो m इमेजिनरी हो जाएगा, ऐसा कुछ मिल रहा है। v c से बड़ा हो ही नहीं सकता, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लिमिट है, v की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बहुत क्लोज ऑफ c हो सकती है, उससे बड़ी कभी नहीं हो सकती है, ये लिमिट है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। किसी भी पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा हो ही नहीं सकती है। लाइट की स्पीड के जैसे क्लोज ले जाओगे ना पार्टिकल को, ये v को जैसे c पे क्लोज लिखोगे तो ये नीचे का टर्म बहुत छोटा बन गया, तो मास एग्जैक्टली इनफाइनाइट जैसा आ जाएगा। और फिर पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो आप लिखते हो ना फोर्स बाय मास। अब मास इंफिनिटी जैसा है तो तुम्हें इनफाइनाइट फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे एक्सेलरेशन क्रिएट कर पाओ, और इनफाइनाइट फोर्स कैसे लगाओगे, समझ में आ रहा है। और एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं हुआ तो स्पीड चेंज नहीं होगी। तो आफ्टर रीचिंग स्पीड वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट तब आप स्पीड बदल नहीं पाते हो, आपको उसके लिए इनफाइनाइट टाइप ऑफ फोर्सेस चाहिए। तो समझ में आया। स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंचने के बाद आप स्पीड को बढ़ा नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि फोर्स इनफाइनाइट चाहिए। चलो
हाँ, so there is a derivation of the fact that c is maximum in Moring union rapidity. अब ठीक है, वो सब में नहीं जाएंगे अपन अथर्व। अगेन आईआईटी में पहुंचना अपने लिए अभी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हमारा सारा फोकस सिर्फ 12th लेवल 11-12 लेवल के फिजिक्स पे रहना चाहिए। तो अपन ज्यादा चीजें अच्छा लगता है पढ़ना, लेकिन अभी अवॉइड करना चाहिए। जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, अगर इन सब में घुसते हैं ना अपन एक्स्ट्रा पढ़ने में, तो फिर आईआईटी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो अपन प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो एग्जाम क्रैक करने में मुश्किल आती है तुमको। ठीक है, चलो अब कुछ और डाउट दिख रहे क्या? चलो, तो 20 से ज्यादा, 20 सी से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो कई बच्चों के जो वो वाले प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गए, है ना? किसी का कोई डाउट बच रहा है क्या अभी? मुझे मेरे हिसाब से तो सारे डाउट जितने आप सबने भेजे थे ऑलमोस्ट सबको अपन ने एक बार तो देख लिया है, तो अगर किसी का कुछ बच रहा है तो पूछ सकते हो। सर लिमिटेशंस अगेन एक्सप्लेन कर दो। ओके, साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस क्या है? पहली चीज, साइक्लोट्रॉन में ओनली चार्ज पार्टिकल को ही अपन एक्सलेट करा पाएंगे। चार्ज पार्ट एक्सलेट करा पाना मतलब स्पीड बढ़ा पाना, उसकी एनर्जी बढ़ा पाना। यहाँ एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बढ़ाने से या एनर्जी बढ़ाने से। तो साइक्लोट्रॉन वर्क करने के लिए उसमें चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। तो साइक्लोट्रॉन की एक लिमिटेशन है, इट कैन प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू चार्जेस ओनली, पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन, बहुत जो लाइट मासेस होते हैं ना, उनको एक्सेलरेट नहीं कर सकते, उनकी स्पीड नहीं बढ़ा सकते। लाइट मासेस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनकी स्पीड जैसे जैसे बढ़ती आएगी मास वेरी कर जाएगा। काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही है, उससे स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। स्पीड ज्यादा बढ़ने से क्या होता है, फिर अपन टाइम पीरियड को एडजस्ट नहीं कर पाते। टाइम पीरियड जैसे जैसे मास बदलेगा वैसे वैसे टाइम पीरियड एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो हम नहीं कर पाते। जैसे जैसे पार्टिकल घूमते घूमते बड़ी रेडियस में आया, वैसे वैसे अपन टाइम पीरियड एडजस्ट कर दो, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो साइक्लोट्रॉन में अपन बहुत लाइट मासेस जैसे कि इलेक्ट्रॉन, उसको एक्सेलरेट नहीं कर पाते, उसकी स्पीड नहीं बढ़ा पाते। चलो, मेरे पास एक डाउट आया। सो साइक्लोट्रॉन्स आर यूज्ड एट द एलएससी, साइक्लोट्रॉन आर यूज्ड एट एलएससी। तो यार ये इतना डिटेल में मैंने, आप ढूंढ लेना अगर आपको इंटरेस्ट है तो। ठीक है, साइक्लोट्रॉन्स वैसे साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होता है, जहां भी आपको हाई एनर्जी पार्टिकल चाहिए हर जगह यूज होता है। तो कहीं ना कहीं साइक्लोट्रॉन यूज होता ही जहां पर भी हाई एनर्जी पार्टिकल चाहिए। ठीक है, और भी कुछ चीजें यूज हो रही होगी वहां पर स्पीड और बढ़ाने के लिए, लेकिन साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट तो मैक्सिमम जगह यूज होता ही। चलो, और कोई प्रॉब्लम, और कुछ दिक्कत? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर? ये हटा रहा हूं मैं, ये अपनी अभी किसी काम का नहीं है, कोई नहीं पूछेगा इस बारे में आपसे। ठीक है ना, एक चीज और जिसपे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कई बार, कितने सर्कुलर मोशन अंदर पूरे हो गए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंदर कितने सर्कल कंप्लीट होंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो आप देखो, जब पार्टिकल बाहर निकला उस समय की जो उसकी स्पीड है वो आप निकाल सकते हो इन एक्सप्रेशन से, राइट? जब पार्टिकल बाहर निकला तो उस समय की उसकी स्पीड या उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, है ना? और बताओ, हर एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन जो हो रहा है, ऑलमोस्ट जो कंप्लीट सर्कुलर मोशन है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से 2 बार पास कर रहा है ना? इन वन सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड से 2 बार पास कर रहा है ना? हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेगा तो जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है उतना ही उसकी एनर्जी में गेन होगा, Q इंटू वी। एक बार में QV का गेन होगा, एक सर्कुलर मोशन में 2 बार पास कर रहा है तो 2QV का गेन हुआ, n सर्कुलर मोशन होंगे तो n टाइम QV, 2QV, इतना एनर्जी का गेन होना चाहिए इफ n रोटेशन वर परफॉर्म। पार्टिकल ने अगर मान लीजिए अंदर n कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे होते, सर्कुलर नहीं एग्जैक्टली स्पाइरल है, तो n बार रिवॉल्यूशन करा होता, तो हर एक रिवॉल्यूशन में 2QV की एनर्जी गेन होती है, क्योंकि हर रिवॉल्यूशन में 2 बार पोटेंशियल डिफरेंस से क्रॉस हो रहा है। एक बार पास होने से QV की एनर्जी गेन होगी, एक कंप्लीट सर्कल में 2 बार पास होगा तो एक कंप्लीट सर्कल में 2QV एनर्जी गेन होगी। n रोटेशन हो रहे तो n टाइम इतनी एनर्जी गेन होना चाहिए, तो n 2QV शुड बी इक्वल टू दिस Ke max। तो देखो, इससे आप बता सकते हो कि अंदर कितने चक्कर लगा के आया पार्टिकल। ऐसे क्वेश्चन आते कई बार।
मेरे पास एक डाउट आया सर, सिंक्रोनाइजेशन पर क्वेश्चंस आते हैं क्या जेई में? नहीं, सिंक्रोनाइजेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जेई में। वो मार्क्स को वेरी करने का कॉन्सेप्ट जेई के अंदर है ही नहीं, तो जेई वाले कभी ऐसी चीज पूछते ही नहीं। ठीक है, चलो, क्या ये नंबर ऑफ रोटेशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, पैसेज में भी नहीं, बिल्कुल सही, पैसेज में अभी तक तो नहीं पूछा गया है, क्योंकि वो पैसेज में अगर पूछ लेंगे तो यार लोग सब वो करने लग जाएंगे। एक बार उन्होंने थोड़ा सा कोरिलेस फोर्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछ लिया था, वो पूछा कुछ नहीं था एक तरह से, वो सब कुछ पैराग्राफ में लिखा था, वो मैथ्स का क्वेश्चन था अगर सही से पढ़े तो, पर पता नहीं उसके बाद हर कोई कोरिलेस फोर्स पढ़ने लग गया, क्योंकि कोरिलेस फोर्स है ही नहीं सिलेबस में। तो आईआईटी ऐसा नहीं कर, मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा, और अगर करेगा भी, कुछ भी देगा, तो जो भी इस पैराग्राफ में लिखा है उससे क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है ना, कभी भी उससे बाहर कुछ नॉलेज लगता ही नहीं उनके अंदर। चलो, अब साइक्लोट्रॉन का सारा कॉन्सेप्ट किया, जितनी चीजें हमें पढ़ना थी सब कंप्लीट हो गई है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसी के साथ अपना जितना भी थ्योरी पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है, तो डिस्कशन जल्दी से कर लेते हैं अपन। तो बिगिनर बॉक्स करना है अपन को। अंशुल बोल रहा है सर, डी की गैप के बीच में भी तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो वहां भी कर्व्ड पाथ होना चाहिए। हाँ, मतलब यहाँ पर भी कर्व्ड पाथ होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो, पर वो बहुत कम गैप होती है, तो कर्व पाथ आपको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा वो। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, दैट इज कर्व्ड पाथ। चलो सर, BB5 तक दिया था वो तो डिस्कस हो गया, क्यों BB6 भी तो कहा था मैंने, BB6 भी तो करके लाना था आज। BB6 करके लाया कि नहीं सब? बताइए, एक्सरसाइज करिए, एससीबी करिए। कुछ बच्चे बोल रहे डन। नो, एक्सरसाइज 1 के 20 क्वेश्चंस किए हैं सर, आपने एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन भी दिए थे। हाँ, मैंने एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन भी दिए थे, वो आफ्टर 1 क्लास। चलो ठीक है, कर लिया है तो अच्छी बात है। अब आज एक बार देखो, फिर से होमवर्क रिपीट कर देता हूँ, सारे पूरी एक्सरसाइज 1, पूरी एक्सरसाइज 2 और सारे बिगिनर बॉक्सेस सब कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, तो आज अपन BB6 डिस्कस कर ले, आपने करा हो तो। नो, बच्चे बोल रहे हैं शायद कंप्लीट नहीं करा उन्होंने। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे देना है, तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखेंगे फिर आगे की चीजें। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अपन। चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट क्लास में ऑप्शनल नहीं है, नेक्स्ट क्लास में सबको करके लाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं अपन। आई हैव अ रेक्टेंगुलर लूप, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है। ठीक है, स्क्वायर शेप का मान लो, मान लीजिए स्क्वायर शेप का है, और ये बनाया था जिस वायर से, उसका टोटल मास m है और टोटल लेंथ 4l है, मतलब हर साइड की लेंथ l है, स्क्वायर मान लीजिए इसको। तो मैंने m मास का, l लेंथ का एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, इस स्क्वायर को हमने एक टेबल पे रखा हुआ है, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल टेबल जिस पे रखा हुआ है, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल, एंड देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसको मैंने बता दिया BH। यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसको मैंने बोल दिया B। ये मैग्नेटिक फील्ड आपको अर्थ की फील्ड भी दी जा सकती है, तो मान लो इसे मैंने BH लिख दिया है, अर्थ की फील्ड के लिए BH यूज करते हैं अपन, तो मान लीजिए अर्थ की ही फील्ड है। ठीक है, देयर इज सम हॉरिजॉन्टल फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड BH है। अब क्या करा अपन ने, अचानक से इस लूप में करंट प्रोड्यूस करा दिया, सडनली, सडनली, पहले कोई करंट नहीं था, नाउ सडनली करंट स्विच ऑन कर दिया, सडनली करंट स्विच ऑन कर दिया लूप में। ठीक है, तो क्या होगा बताओ? मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट थी, लूप में कोई करंट था नहीं, अचानक से करंट स्विच ऑन कर दिया, आई करंट स्विच ऑन कर दिया, तो बताओ क्या होगा?
करंट इज स्विच्ड ऑन सडनली, फोर्स लगेगा वायर्स पे, नेट लूप है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो नेट फोर्स तो जीरो होगा, है ना। टॉर्क आएगा, बिल्कुल सही, टॉर्क आएगा, बिल्कुल सही। टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा? टॉर्क आएगा किस डायरेक्शन में आएगा? लूप घूमना चाहेगा, बिल्कुल सही, है ना। आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो करंट की डायरेक्शन है उसके से मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ बनेगा। मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा ऊपर की तरफ बन रहा है, ऐसा लूप दिया है तो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर बन रहा है और इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो एम ऊपर बी इधर, एम क्रॉस बी टॉर्क होता है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, मतलब लूप ऐसा घूमना चाहे, ऐसा घूमना चाहे, है ना। तो ऐसा टॉर्क लगने की टेंडेंसी आ रही है इसके ऊपर। ये समझ में आई क्या बात? मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ क्रिएट हुई, तो ऐसा टॉर्क आने की टेंडेंसी आ रही है। यस, तो इस टॉर्क के आने से इस साइड के अबाउट मान लो फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ये रफ टेबल है, रफ, तो ये साइड एक तरह से हिंज जैसी हो जाएगी और इसके अबाउट ये घूमने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द मिनिमम करंट, व्हाट शुड बी द मिनिमम करंट सो दैट द स्क्वायर लूप कैन ओवरटर्न। मिनिमम करंट क्या होना चाहिए जिससे स्क्वायर लूप ओवरटर्न हो जाए? व्हाट शुड बी द मिनिमम करंट सो दैट स्क्वायर लूप कैन ओवरटर्न? लिख लो क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मिनिमम करंट सो दैट स्क्वायर लूप कैन ओवरटर्न। एंड रिमेंबर दैट मैंने करंट को अचानक स्विच ऑन करा है, आप लिख लीजिएगा करंट इज सडनली स्विच्ड ऑन। नाउ व्हाट शुड बी द मिनिमम करंट सो दैट द स्क्वायर लूप कैन ओवरटर्न? What should be the minimum current so that square loop can overturn? चलो अब जो भी आप सोच रहे हो मुझे आंसर दो। आप मुझे बोल रहे हो ऐसा करे वैसा करे, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप तो मुझे आंसर दो। जब मैं सॉल्व करूंगा तब मैं आपकी मेथड में देखूंगा, लेकिन अभी तो आप खुद ट्राई करो। रचित का आंसर आ गया है, देखते। एक और बार क्वेश्चन बता देता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल रफ टेबल है, उस पर एक स्क्वायर लूप रखा है। स्क्वायर लूप जो बनाया था वो टोटल m मास का है और स्क्वायर लूप की साइड लेंथ l है, मतलब कि चारों साइड मिलाकर 4l लेंथ की है। ठीक है, अब इस स्क्वायर लूप को अपन ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा है। मैग्नेटिक फील्ड इज BH इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ड्यू टू अर्थ, इसलिए मैंने उसको BH लिख दिया है। अभी अपन आगे अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, कई बार उसको ही यूज कर लेते हैं क्वेश्चन में, इसलिए उसको BH लिख दिया मैंने। अब इस लूप को क्या करा, पहले तो हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा था, अब अचानक से इसमें करंट स्विच ऑन कर दिया। अचानक से करंट स्विच ऑन करेंगे तो उस पर लगेगा टॉर्क, टॉर्क की वजह से घूमने की कोशिश करेगा। मैंने पूछा कितना करंट होना चाहिए मिनिमम जिससे कि पूरा स्क्वायर लूप ओवरटर्न हो जाए। तो कई बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास, बहुत बढ़िया। सुकन्या का आ गया, निकुंज का आ गया, सम्यक का आ गया, ठीक है। निकुंज का कुछ और आया है, ठीक है। वेट फॉर 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट रुक जाते हैं, सोच लो अच्छे से। और सम्यक, सुकन्या, आप जिन्होंने भी आंसर दिया है थोड़ा सा कुछ आइडिया दोगे मुझे कैसे करा आपने? कुछ लिख के बता सकते हो कैसे करा? सम्यक, सुकन्या, निकुंज, क्या कॉन्सेप्ट लगाया, कैसे करा? यशवर्धन का भी आंसर आया है, देखते हैं। अथर्व का भी आया है, आंसरों का भी आया है। restoring torque equal to mg/2, restoring torque equal to mg/2। the torque को greater than torque due to gravity करा about that side जो hinge है, torque of mg should balance that torque। हाँ, हार्दिक का मुझे शायद सही लग रहा है। चलो देखते अब,
कई बच्चों ने इसे फोर्स बैलेंस से करा है और कई बच्चे इसे, कुछ बच्चे एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। द करेक्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्या होनी चाहिए, आप बताओ? क्या फोर्स बैलेंस होना चाहिए कि एनर्जी से करना चाहिए? एनर्जी होना चाहिए, है ना, बिल्कुल सही। अब मेरे बोलते से समझ में आ रहा होगा कि एनर्जी से करना चाहिए, क्योंकि ये वैसे ही केस हो गया जैसे सडन लोडिंग का केस था स्प्रिंग में। स्प्रिंग में कोई मास को अचानक से लगा के छोड़ दो तो क्या फोर्स बैलेंस वाली सिचुएशन में थोड़ी रुकता वो तो और आगे जाता है ना। सडन लोडिंग जैसा केस है ये। तो क्या होगा अगर मैं इसको साइड से दिखाऊं आपको, ये हॉरिजॉन्टल टेबल, वो स्क्वायर लूप थोड़ा जब उठने की कोशिश करेगा तो सपोज कोई बीच की सिचुएशन ये है, कोई बीच की सिचुएशन ये है। अब क्या हुआ, जमीन से यहां तक आते आते उस पर टॉर्क जो लग रहा था, उस टॉर्क ने कुछ उसको ओमेगा प्रोवाइड कर दिया होगा। तो जब टॉर्क बैलेंस भी हो गया mg के टॉर्क से, ये टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब mg के टॉर्क से बैलेंस भी हो जाएगा, स्टिल ओमेगा की वजह से ये और ऊपर जाएगा, समझे? तो टॉर्क बैलेंस की सिचुएशन से सही आंसर नहीं आएगा क्योंकि ओमेगा से और ऊपर जाएगा। तो सही करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? ओवरटर्न करने के लिए स्क्वायर लूप परफेक्ट वर्टिकल तो होना ही पड़ेगा, उसके बाद ओवरटर्न करेगा वो। तो ऊपर की सिचुएशन तक आते आते जो सेंटर ऑफ मास है देखो वो कितना उड़ जाएगा। सेंटर ऑफ मास इस l/2 रेडियस में घूमेगा, ये डिस्टेंस l/2 होगी। तो सेंटर ऑफ मास की हाइट हो जाना चाहिए mg l/2। इतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ। ये इंक्रीमेंट किसने कराया? ये किसने कराया? मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज ने कराया। आप ध्यान से देखो, पहले जो मैग्नेट m और b परपेंडिकुलर थे, तो इनिशियल जो मैग्नेटिक एनर्जी आएगी, मैग्नेटिक एनर्जी होती थी -m वेक्टर डॉट p वेक्टर, तो वो 0 थी। और ये सिचुएशन जब बनेगी तो m वेक्टर और b वेक्टर पैरेलल हो रहे, देखो b वेक्टर भी हॉरिजॉन्टल था, दोनों पैरेलल हो रहे। तो पैरेलल होने से यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी, मैग्नेटिक एनर्जी, वो डायरेक्ट -mv लिखेंगे। m कितना होगा, करंट इनटू एरिया, एरिया को लिख देना l², ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है, वो कहाँ जाएगी? ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी में जाएगी। तो इसको लिखोगे आप IL²b, चेंज इन मैग्नेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रही बात? फाइनल इज लेस, इनिशियल 0 थी, वो ज्यादा थी, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी देखो रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस जो हो रही है वो कहाँ गई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में गई। अच्छा, जस्ट जब ऊपर तक पहुंचा है तो उस समय ओमेगा 0 मान सकते, जस्ट यहां पर ओमेगा इज टेंडिंग टू 0। मैं चाह रहा हूं कि स्क्वायर लूप जस्ट यहां तक पहुंच जाए, तो यहां रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 मान सकता हूं, है ना, क्योंकि उसके बाद तो अपने आप नीचे चले जाएगा, थोड़ी सी भी ओमेगा बचेगा तो नीचे चले जाएगा। और रचित बोल रहा है l/2 नहीं 2l आएगा। क्यों बेटा रचित? इस स्क्वायर लूप का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है और इस साइड के अबाउट स्क्वायर लूप घूम रहा है, इस साइड के अबाउट स्क्वायर लूप घूम रहा है। मैंने बोला था ना रफ है तो फ्रिक्शन विक्शन लग सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस साइड के अबाउट जब स्क्वायर लूप घूमेगा तो l/2 रेडियस में घूमेगा ना सेंटर ऑफ मास, जो स्क्वायर लूप का सेंटर ऑफ मास है वो l/2 रेडियस में घूमेगा ना। 4l साइड लेंथ नहीं दी बेटा, 4l द टोटल लेंथ दी थी मैंने, स्क्वायर की टोटल लेंथ दी थी 4l, चारों साइड मिलाकर। हाँ वो उसमें शायद कंफ्यूज हो गया आप, स्क्वायर की साइड l थी। यस सर। Sir, at initial instant, if torque due to magnetic force is greater than that of gravity, then the condition would be fulfilled. And sir, the answer comes same. हाँ, इनिशियल कंडीशन पे टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड mg के टॉर्क से बड़ा होना ही चाहिए, ये तो 100% जरूरी है। इनिशियल सिचुएशन में जब तक मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क ज्यादा नहीं होगा mg के टॉर्क से, इस एज के अबाउट वो घूमना ही चालू नहीं करेगा। टॉर्क ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो शुरुआत में ही हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क बन रहा है वो mg के टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए। देखो शुरुआत में mg इधर लग रहा है तो mg l/2, ये mg का टॉर्क हो गया, है ना। और वो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क क्या लिखोगे उस समय, IL²b, इससे ये बड़ा होना चाहिए। हाँ ये बिल्कुल सही है, ये घूमना स्टार्ट करने की कंडीशन, बाय चांस उससे आंसर आ गया। हाँ बाय चांस हो गया, वो कॉन्सेप्चुअली ये सब कुछ
नहीं है उसमें, ऐसा ही करना है हमेशा, ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट तो ये सही है एनर्जी वाला। बाय चांस ऐसा हो गया कि ये भी हो गया, ठीक है। चलो हाँ वेदांत करते, क्या है क्वेश्चन क्लियर अब? सर इस क्वेश्चन में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क कंडीशन नहीं लगा सकते फॉर ओवरटर्निंग, वही लगाया है हमने। एक्चुअली ये जो तुम्हारा तरीका है ना, इस तरीके से भी आंसर बाय चांस सही नहीं आ जाता, बाकी लगाना एनर्जी चाहिए था। चलो अब पूरा क्लियर? यस, ओके वेरी गुड, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, ये तुम्हारा कंडीशन फेल हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो मैंने ये जो रफ बोला था ना, रफ नहीं बोला, रफ नहीं बोला तो क्या होता? रफ नहीं होता तो क्या होता, बस ये बताओ। रफ नहीं होता तो क्या होता है ये बताओ। अगर ये टेबल रफ नहीं होती तो क्या होता है ये बताओ। हाँ रफ नहीं होता तो स्मूथ होता, बिल्कुल सही। रफ नहीं होता तो स्मूथ होता। अब स्मूथ है टेबल तो क्या होगा, क्या ये घूम पाएगा कि नहीं घूम पाएगा ये बताओ। उल्टा नहीं होता, बच्चे बोल रहे सेम एज बिफोर, नो फिक्स हिंज, बिल्कुल सही। विल नॉट रोटेट, विल नॉट रोटेट बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे सेम होता, स्लाइड करता, नो फ्रिक्शन टॉक, बिल्कुल सही, फ्रिक्शन का कोई टॉक नहीं आता, थोड़ा फॉरवर्ड भी जाएगा रोटेशन के साथ, अच्छा। रोटेट विद वेरिएबल हिंज, हाँ ऐसा कुछ बोल सकते हैं। और कुछ क्या है, रोटेट एज वेल एज ट्रांसलेट, समय बोल रहा है। देखो करेक्ट इसका आंसर होगा, क्या इस क्वेश्चन में कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा ये बताओ। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आ सकता है? नो। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी कांस्टेंट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी कांस्टेंट, यस। इसका मतलब ये ऐसा कुछ होता कि वो स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास है ना वो वहीं रहता, और उसके अबाउट ये ऐसा घूम जाता, समझे? ये जो अभी ऐसे घूम रहा है ना स्क्वायर, ये सिचुएशन नहीं होती। अगर मैं स्क्वायर का घूमना दिखाने की कोशिश करूं तो चलो वो स्क्वायर पहले ऐसा था, उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली वहीं रहना चाहिए, तो धीरे धीरे वो ऐसा घूमेगा कि सेंटर मास वहीं मेंटेन रहे। ये ऐसा हो जाएगा थोड़ी देर में पूरा वर्टिकल हो जाएगा लाइक दिस। ऐसी सिचुएशन होना चाहिए कि स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास शुड बी एट दिस लाइन ओनली। ऐसा कुछ सिचुएशन होती जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। वो स्क्वायर स्लाइड भी करते जाएगा, जैसे मेरे पास फोन से दिखाने की कोशिश करूं तो ये जो सेंटर ऑफ मास वाली लाइन है, ये स्क्वायर ऐसा घूमेगा कि सेंटर ऑफ मास सीधा वर्टिकल ऊपर जाएगा लाइक दिस, ऐसा कुछ चलना चाहिए। सेंटर ऑफ मास का मोशन सीधा वर्टिकल ऊपर, ठीक है। यस, क्योंकि हाँ हवा में तो नहीं उठ सकता, वो हवा में उड़ेगा वाला कंडीशन जो गलत है, बच्चे कुछ बोल रहे हैं हवा में उड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। बस सेंटर मास वर्टिकल शिफ्ट होगा, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट नहीं होगा, बस ये चेंज होगा, ठीक है। चलो, तो अब आई थिंक समझ गए आपकी, फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता। चलो अब इस तरह के काफी क्वेश्चन कर सकते हो, एक क्वेश्चन और देते हैं अपन, टाइम है हमारे पास। फिर से वही सिचुएशन है कि देखो हॉरिजॉन्टल टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे मैंने एक वायर रख दिया, दिस इज अ वायर, लेंथ एल का वायर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बी है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बी है, और अचानक से इस वायर में मैंने क्यू चार्ज को फ्लो करा दिया, मैंने क्यू चार्ज इसमें से फ्लो करा दिया सडनली। एक मेरे पास कंडक्टिंग वायर है, दोनों एंड ओपन है, किसी तरीके से सम मैकेनिज्म जो आपको मैंने बताया नहीं क्या है, सम मैकेनिज्म से क्यू चार्ज को सडनली इससे फ्लो करा दिया, सडनली इस वायर से क्यू चार्ज फ्लो करा दिया, तो बताओ क्या होगा। सडनली क्यू चार्ज फ्लो कर गया तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक काम करता हूँ मैं रिवर्स कर देता हूँ, हाँ तो अब इंटरेस्टिंग चीज होगी। सडनली क्यू चार्ज फ्लो कर गया इस वायर से तो क्या होगा?
काफी बच्चे मुझे दे रहे सही जवाब। बुराउद्दीन, यस बुराउद्दीन सही है, यशवर्धन बिल्कुल सही, तो हम बिल्कुल सही, इट विल मूव अप, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही, उड़ जाएगा एक्चुअली वो। जैसे उसमें से करंट फ्लो, जैसे ही चार्ज फ्लो होगा ना, उस छोटे से टाइम जिसमें चार्ज फ्लो हुआ है, आप ये मान सकते हो वहां से करंट फ्लो हुआ है, उस छोटे से टाइम में कुछ करंट फ्लो हुआ है, ड्यू टू दैट करंट मैग्नेटिक फील्ड मैंने इधर की तरफ कर दी, करंट इधर, करंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ फोर्स आ रहा है, तो ऊपर की तरफ फोर्स अगर वेट से बढ़ गया, मान लो वेट से ज्यादा है, और वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि मैंने बोला है बहुत शॉर्ट टाइम में हमने चार्ज फ्लो कराया, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है ना BIL, ये आई बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में हमने चार्ज फ्लो कराया, ठीक है, तो B dq by dt into L ये बहुत बड़ा है, तो डेफिनेटली बहुत छोटे से टाइम में जो फोर्स आ रहा है वो mg से बड़ा है, तो अब क्या होगा, ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगा फोर्स ज्यादा होने से। क्या मुझे बता सकते हो किस हाइट तक जा सकता है, व्हाट इज द हाइट अप टू विच ये ऊपर जाएगा, किस हाइट तक ऊपर उठेगा बताइए। फाइंड द हाइट अप टू विच इट विल राइज अप, फाइंड द हाइट अप टू विच इट विल राइज अप, दिमाग लगाओ, फाइंड द हाइट अप टू विच इट विल राइज अप। अच्छा ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ये दोनों क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन बैंक में है, तो ये कोई आपके है अपने सिलेबस में, आप अगर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे तो उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं क्लास में नहीं भी करा था तो भी आप कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता, आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाता आपको। चलो कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है मेरे पास, देखते हैं। गगनदीप, कैसे कराए गगनदीप, आपने थोड़ा सा आइडिया भी दो क्या कराए। बुराउद्दीन का भी आंसर आया है, कैसे कराए ये भी आंसर में लिखो यार अपने। बच्चे बोल रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, वायर का मास m ले लो, मास की जरूरत है तो m मान लीजिए उसको, लेंथ m मास m। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाया, तो बता सकता है मुझे एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाया, जिन्होंने भी आंसर दिए। सुकन्या का भी आंसर आ गया। हाँ अब सम्यक का बिल्कुल सही चीज लिख के आइए, बहुत बढ़िया सम्यक, बिल्कुल सही, 100% सही सम्यक। तो सोहम यस, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी से सोच नहीं पाओगे आप, बिल्कुल सही, कुछ और सोचो, बिल्कुल सही सम्यक। और सिद्धेश बोल रहा है सर इट विल ऑलवेज कीप राइजिंग इफ फोर्स इज मोर देन mg एंड नेवर राइज इफ फोर्स इज लेस देन mg। F into H इज वर्क, नहीं, देखो मैंने बोला है क्वेश्चन में कि चार्ज बहुत छोटे से टाइम में फ्लो करा है, तो वो छोटे से टाइम में उस पर बहुत हाई फोर्स लगा है, छोटे से टाइम बहुत छोटा बहुत हाई फोर्स लग जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इम्पल्स से करना चाहिए। ये जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा थोड़ी मेंटेन्ड है, ये तो बहुत छोटे से टाइम में मेंटेन्ड है ना, मैंने बोला ना यहाँ पे चार्ज फ्लो कर दिया सडनली, तो चार्ज सडनली फ्लो करा है तो हमेशा थोड़ी चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट हमेशा थोड़ी मेंटेन्ड है, तो फोर्स इज नॉट मेंटेन्ड ऑलवेज, इट इज वेरी हाई एंड फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, तो ऐसे सिचुएशंस को अपन को इम्पल्स से करना चाहिए। इस पर इम्पल्स लग रहा है, कितना इम्पल्स लगेगा, ये रहा फोर्स, फोर्स इनटू टाइम कर दो, तो b dq by dt इंटू एल, ये रहा फोर्स, फोर्स इंटू dt कर दो, तो ये आएगा इम्पल्स, इम्पल्स हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम mv, तो dt dt कैंसिल और चार्ज का फ्लो q हो गया, तो mv हो जाएगा हमारे पास bql, इतना इम्पल्स लग गया, इम्पल्स से आपको इसकी स्पीड मिल जाएगी, कितनी स्पीड से ऊपर जाने लगेगा वो मिल जाएगी। अब स्पीड मिल गई, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन कर लेना, या स्पीड मिल गई तो जो स्पीड होना चाहिए वो √2gh कर देना अगर इस साइड तक जा रहा है तो,
इसको आगे सॉल्व कर लो, आंसर आ गया है ना। अब बच्चे मुझसे पूछ रहे BQL कैसे आया, तो mv is the impulse should be change in momentum, impulse should be force into dt, फोर्स लग रहा था b dq by dt into l, dt dt कैंसिल, और चार्ज का चेंज कितना हुआ है, q हुआ, कितना चार्ज फ्लो करा है, q, इसका इंटीग्रेशन करके निकालते हो ना, चलो इसका इंटीग्रेशन करके लिख दो आप, तो इंटीग्रेशन बी एल डी क्यू, बी और एल कांस्टेंट, चार्ज फ्लो का सब इंटीग्रेशन हो जाएगा टोटल चार्ज फ्लो क्यू, ऐसा लिखो। चलो अब क्लियर है क्या, इंपल्स एफ डी टी का इंटीग्रेशन होता है, एफ डी टी लिखा उसका इंटीग्रेशन, एफ डी टी में बी एल कांस्टेंट बाहर आ गए, डी क्यू इज द चार्ज फ्लो का इंटीग्रेशन टोटल चार्ज फ्लो। दिस वाज द करेक्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर चार्ज अचानक से फ्लो कराया था हमने। चलो तो ये कुछ हमने कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन देखे, सब क्वेश्चन बैंक में भी है आपके, तो आपको मिलेंगे ये सब क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे नहीं होंगे आपसे, ठीक है। तो बिगिनर बॉक्सेस कंप्लीट करो, आप BB6 पूरी करो, अपना टाइम हो गया है तो अपन यहाँ रुकते हैं आज, BB6 पूरा करो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1 के 20 क्वेश्चन कई बच्चों ने बोला है कर लिए है, तो 45 टोटल क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्लास में 30 क्वेश्चन तक पूरे करके लाओ। एक्सरसाइज 1 के 30 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, प्लस BB6 डिस्कस करेंगे, ठीक। और सर अपन, हाँ फिर से बोलो सर, इसमें मैंने m इंटू dv बाई डी टी इक्वल टू b इंटू डी क्यू बाई डी टी इंटू एल कर दिया, तो उससे भी तो सेम आंसर आ रहा है, सही है क्या? आपने बिल्कुल सही करा है, आपने बिल्कुल 100% सही करा है। ये जो इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन होती है ना, ये आती है उसी तरीके से जो आप बोल रहे हो, इसका डेरिवेशन कर दिया एक्चुअली आपने, ठीक है। हाँ, और क्या बोल रहा है सर, अपन ऐसे यूजुअली कैसे डिसाइड करते हैं क्वेश्चन में कि एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा या फोर्स बैलेंस। क्वेश्चन में पढ़ के समझ में आता है, आप सिचुएशन एनालाइज करो तो उससे समझ में आएगा। जैसे कई बार फोर्स अचानक से स्टार्ट हो जाता है तो आपको सिस्टम में एनर्जी भी बढ़ते दिखेगी, कई बार फोर्स हमेशा बैलेंस करके लेके चलते तो एनर्जी में इंक्रीज नहीं होगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में वो लूप के रोटेशन में आप अगर फोर्स बैलेंस सोच रहे थे तो फोर्स बैलेंस सिचुएशन तक जो टॉर्क ने वर्क करा होगा उसके बारे में सोचना था आपको, कि टॉर्क के वर्क से कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो वो सोचना चाहिए था आपको, ठीक है। चलो तो आज अपन यही रुकते हैं, अब होमवर्क आपको मैंने बता दिया है, BB6 कंप्लीट करो और एक्सरसाइज 1 अप टू क्वेश्चन 30 पूरा करो, ठीक। तो सोम बोल रहा है बीच की बातों के बारे में नहीं पूछा है तो एनर्जी यूज करना चाहिए। नहीं सोम, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो, आप तो क्वेश्चन एनालाइज करो हमेशा। आप ये सोचो कि धीरे धीरे हो रहा है, क्या सिचुएशन हो रही होगी, कैसे मोशन हो रहा होगा, पूरा एनालाइज करो तो अपने आप आपको समझ में आएगी चीजें, ठीक है। एनालिसिस हमेशा पूरा सोचना चाहिए। चलो ठीक है, अपन आज रुकते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे अपन। ये चैप्टर पूरा हो गया और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले अपन अर्थ मैग्नेटिज्म वाला, तो आप एनसीईआरटी से उसकी रीडिंग स्टार्ट कर दो, बहुत ज्यादा थ्योरी उसके अंदर, तो थ्योरी 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 चलेगी। बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू।